नमस्कार दोस्तों। देखिए, बिहार के जो एग्जिट पोल आए हैं उनसे ये तो स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार और बीजेपी की राह मुश्किल हो चुकी है। और फर्स्ट फेज को अगर छोड़ दें तो सेकंड और थर्ड फेज में बीजेपी और नीतीश कुमार की जो टीम थी उसे काफ़ी झटके लगे हैं। और सभी एग्जिट पोल अब इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि बिहार में बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट हो गया है। और यहाँ पर स्थिति दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि जो मेरा अपना प्रेडिक्शन है कि यहाँ पर ऐसी स्थिति आए कि शायद बहुमत से दोनों ही दूर रह जाएं और हो सकता है कि बहुत कम मार्जिन से सरकार बने। और ऐसा भी हो सकता है कि मध्य प्रदेश जैसी स्थिति हो जाए जैसे कि कमलनाथ की वहाँ सरकार बनी थी और बाद में वो अल्पमत में आ गई थी जब कांग्रेस के विधायक बागी होने लगे थे। तो ये सब चीज़ें अभी होती हुई नज़र आ रही हैं। फ़िलहाल जो प्रेडिक्शन कह रहे हैं, जो एग्जिट पोल कह रहे हैं, उनकी अगर मैं बात करूं तो जैसे कि न्यूज़ 24 का कहना है कि एनडीए को 104 से 128 सीटें मिल रही हैं। महागठबंधन जो है कांग्रेस और आरजेडी का, उसे 108 से 131 बिल्कुल क्लोज है, यानी कि 3-4 सीटों का ही डिफरेंस है। एलजेपी है जो रामविलास पासवान की, उसे एक या 2-3 मिल रही हैं। ऐसे ही जो अदर्स हैं उन्हें 4 से लेकर 8 तक मिल रही हैं। इसी तरह से टाइम्स नाउ का जो एग्जिट पोल है वो 116 सीटें एनडीए को दे रहा है, 120 महागठबंधन को, और पासवान की पार्टी को 1 और अदर्स को 6। तो काफ़ी क्लोज कॉन्टेस्ट सब कुछ नज़र आ रहा है। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। अलबत्ता इंडिया टुडे ने एक सर्वे दिया है कि उसमें चीफ मिनिस्टर पद के लिए सबसे बेस्ट चॉइस क्या है, उसने अलग से एक सर्वे किया है और 44% लोगों ने तेजस्वी यादव को चुना है और 35% लोगों ने नीतीश कुमार को और 7% ने चिराग पासवान को। तो सारी कुछ स्थिति दोस्तों बिल्कुल अजीबोगरीब हो गई है। यही ओपिनियन पोल जो थे अब से कुछ समय पहले तक एनडीए को 2 हफ्ते पहले तक एनडीए को 147 तक 150 तक सीटें दे रहे थे और अब ये एकदम से बदल गया है रुझान। और कुछ लोगों का तो मानना ये है कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से मंच पर चढ़कर ये कह दिया कि अब मेरा आखिरी चुनाव है, उनका मानना है कि थर्ड फेज से पहले नीतीश कुमार का ये कह देना उनकी प्रति एक निगेटिव ओपिनियन लोगों में बनी और लोगों को लगा, वहाँ के वोटर्स को, कि अब नीतीश कुमार हार रहे हैं तो इस तरह की बात वो कह रहे हैं। ये स्थिति वहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। अलबत्ता तीसरे चरण का जो आज मतदान ख़त्म हुआ उसमें 55.22% जो अधिकृत सूचना आई शाम के 5 बजे तक, इतनी वोटिंग पड़ी है और पहले सभी राउंड्स में इतनी ही वोटिंग हुई थी। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो दूसरा और तीसरा राउंड है उसमें जिन इलाकों में मतदान हुआ है उन इलाकों में सबसे ज़्यादा जो बाहर से आए हुए प्रवासी मज़दूर हैं, इन लोगों की आबादी है। ये लोग सबसे ज़्यादा इन्हीं ज़िलों में थे और इसी की वजह से यहाँ पर नीतीश कुमार और बीजेपी को नुकसान हो रहा है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि माइग्रेंट्स का जब मुद्दा उछला था तो उसमें नीतीश कुमार की छवि बड़ी ख़राब हुई थी। प्रवासी मज़दूरों ने सोशल मीडिया पर बहुत भला बुरा कहा था नीतीश कुमार को और ये सब बातें निकल कर सामने आई थी कि प्रवासी मज़दूरों की समस्या से निपटने के लिए नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया है। ये सब ओपिनियन सामने आई थी। अब स्थिति ये बन रही है कि या तो तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार, कौन चीफ मिनिस्टर होगा, और ये सवाल सबके सामने ही है और ज़्यादा दिन नहीं, 3 दिन बाद ही इसका पता लग जाएगा। बहरहाल सबसे बड़ी बात जो यहाँ नज़र आ रही है वो ये है कि तेजस्वी यादव अपनी एक्सेप्टेंस बनाने में सफल होते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, पिछली बार से ज़्यादा सीटें आरजेडी को इस बार दी जा रही हैं और जितने भी एग्जिट पोल हैं वो कह रहे हैं कि आरजेडी पिछली बार से अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसके अलावा जब जनरेशन बदलती है, जब पीढ़ियां बदलती हैं, तो निश्चित रूप से उनके लीडर्स नए होते हैं, उनके आदर्श नए होते हैं, जैसे कि यहाँ होता हुआ नज़र आ रहा है। जो जनरेशन आज वोट कर रही है शायद उसने लालू प्रसाद यादव का कार्यकाल नहीं देखा कि लालू प्रसाद यादव के समय यहाँ वास्तव में किस तरह से जंगल राज हुआ करता था और किस तरीके से यहाँ पर खुलेआम गुंडागर्दी और ये सब चीज़ें हुई हैं। तो वो जनरेशन अब नहीं है। अब जनरेशन जो दूसरी आ रही है उनके सामने तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव युवा फेस हैं और अलग तरह की बातें इस बार की हैं। उन्होंने अपने बिहार की बात की, लोगों को नौकरी देने की बात की है, डेवलपमेंट कराने की बात कही है।
तो हो सकता है कि जो नई जनरेशन है उसे चिराग पासवान और तेजस्वी यादव इन जैसे युवा लोगों में ही अपना नेतृत्व नज़र आ रहा हो। बहरहाल नीतीश कुमार अब निश्चित रूप से नीतीश कुमार का सूर्य अस्त हो रहा है और तमाम संकेत तो यही कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार भले अगर इस बार चीफ मिनिस्टर बन भी गए तो भी उनका आखिरी चुनाव होगा, और अगर चीफ मिनिस्टर नहीं बने तब तो उनका आखिरी चुनाव ये है ही। और इसके अलावा यहाँ पर सबसे बड़ी स्थिति ये है कि बीजेपी अभी इसमें क्या करेगी। बीजेपी के सामने स्थिति बहुत ही अजीबोगरीब है। बीजेपी नीतीश कुमार के साथ गई थी, लोक जनशक्ति पार्टी की नाराज़गी भी झेली उन्होंने। चिराग पासवान लगातार कहते रहे कि नहीं 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 नहीं, आप अकेले चुनाव लड़ें, मैं और आप हम दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, नीतीश को साथ मत लें। लेकिन जब मोदी जी नीतीश कुमार का साथ लोकसभा चुनाव में ले सकते हैं तो फिर विधानसभा चुनाव में वो नीतीश कुमार को अकेले कैसे छोड़ दें। और आपको पता ही है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से जेडीयू और बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया था पूरे राज्य में, तो ये सब चीज़ें हैं। और बीजेपी को भी अब ये सोचना होगा कि नीतीश कुमार से बियॉन्ड जाकर कैसे अपने आप को स्थापित किया जाए, अपनी लोकल लीडरशिप को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे कुछ ऐसे चेहरे लाए जाएं जो युवा हों और आने वाले समय में बीजेपी को आगे ले जा सकें। जैसे कि अगर बीजेपी के किसी चेहरे की बात होती है कि चीफ मिनिस्टर किसे बनाया जाए, तो सुशील मोदी के अलावा कोई नाम ही नहीं सामने आता। सुशील मोदी 2 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं और दोनों बार नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम रहे हैं। तो सुशील मोदी जो है, कुछ लोगों का कहना है कि सुशील मोदी भी किसी नेता को वहाँ उभरने नहीं देना चाहते। नंद किशोर यादव जैसे नेताओं को लोग पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी जो पार्टी हाईकमान है वो उतना उन्हें वैल्यू नहीं देती। और यही वजह है कि पार्टी अब वहाँ पर ऐसी स्थिति में है कि फिक्स की पोजीशन में पहुँच गई है कि वो किस तरफ जाए किस तरफ ना जाए। इस चुनाव से बीजेपी को भी सबक लेना चाहिए और उसे ये सोचना चाहिए कि अब वो यहाँ से गठबंधन की राजनीति से बाहर आए और अपने दम पर यहाँ पर स्थापित होने का प्रयास करें, जैसे कि वो पश्चिम बंगाल में कर रही है। यहाँ पर अगर बीजेपी ने एक चुनाव पूर्व एक सर्वे भी कराया था लगभग 3-4 महीने पहले, और उस चुनाव पूर्व सर्वे में जो गोपनीय था और उसकी रिपोर्ट भी ज़्यादातर लोगों को नहीं मिली थी, और उस चुनाव पूर्व सर्वे में ये सामने आया था कि अगर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती है तो उसे बिहार में फ़ायदा होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जुबान दे चुके थे नीतीश कुमार को, लोकसभा चुनाव के समय से ही उन्होंने उन्हें प्रॉमिस कर दिया था कि आपके नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे, और इसी वजह से ये सब नहीं हो पाया। बहरहाल एग्जिट पोल आ चुके हैं, स्पष्ट हो चुका है कि या तो तेजस्वी यादव, 3 विकल्प बन रहे हैं, या तो तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बनेंगे, या ऐसी असेंबली आएगी जिसमें किसी को स्पष्ट मत नहीं आएगा, या फिर नीतीश कुमार ले देकर बन ही जाएंगे। इसके अलावा लोग ये भी अटकलें लगाए जा रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बने तो कांग्रेस वाले उनकी सरकार कितने दिन चलने देंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। कांग्रेस के अगर 15-20 विधायक आए और उनमें से 10 विधायक भी टूट कर चले गए बीजेपी की तरफ, तो उन पर तो दल बदल कानून भी लागू नहीं होगा और वो आसानी से समर्थन देकर अपना सरकार बनवा देंगे नीतीश कुमार और बीजेपी की। तो तमाम अटकलें हैं, लेकिन इसमें से काफ़ी कुछ स्थिति स्पष्ट होगी। 10 तारीख को बिल्कुल क्लियर हो ही जाएगा। और मुझे ये लग रहा है कि अभी कुछ ट्विस्ट बिहार के जो चुनाव हैं उनमें बाकी है। हो सकता है कि जो क्लोज कॉन्टेस्ट सारे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो एक घबराया हुआ एग्जिट पोल हो सकता है कि तेजस्वी यादव अपने दम पर ही सरकार बनाने में सफल हो जाएं और उनकी सीटें 150 तक पहुंच जाएं महागठबंधन की, ये भी संभव है। बहरहाल हम इस बारे में बात करते रहेंगे, देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।